लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सबका इस वीडियो में बहुत ज्यादा स्वागत है। जय हिंद टू एवरीवन। तो जहां पे भारत के पास अध्यक्ष पद है G20 का, वहां पे कहीं हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। यूपीएससी सवाल जरूर पूछेगा एससीओ से संबंधित, जहां पे बहुत सारे हमने आर्टिकल्स G20 से संबंधित पढ़े हैं। हमने वीडियो भी बनाया था G20 के बारे। आज इस वीडियो में बहुत जरूरी है समझना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये ऑर्गेनाइजेशन की जो सीरीज हमने फ्यू मिनट्स पे चलाई है, यहां पे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें एससीओ से रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा जो कि फैक्चुअल हैं और आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता हूं बच्चों कि यदि कोई क्वेश्चन इन ऑर्गेनाइजेशन से आपको पूछा जाए, मैं नहीं चाहता कि वो गलत हो, तो प्लीज ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और इंपॉर्टेंट बातों को नोट डाउन करिएगा। चलिए अब देखिए, थोड़ी सी पहले अगर हम शंघाई कोऑपरेशन की थोड़ी ब्रीफ बैकग्राउंड की बात करें। चलो ये तो हमको पता लग गया कि 2023 में भारत के पास एससीओ का अध्यक्ष पद है, लेकिन इसके बारे हम समझे ब्रीफली तो क्या हुआ था 1991 में जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होता है, तो रशिया को थोड़ा लगता है कि भाई यूरेशियन रीजन में, सेंट्रल एशियन रीजन में कैसे अपना क्लाउड में बरकरार रखने के लिए, कैसे मैं अपना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्लाउड मेंटेन करने के लिए कैसे मैं कोई अलायंस बना सकता हूं जो कि नेटो का काउंटर तो नहीं है, लेकिन अपना क्लाउड वहां पे मेंटेन करने के लिए। तो एक तरह से अगर हम एससीओ का प्रीडेसेसर देखें तो एससीओ से पहले एक अलायंस बनता है 5 देशों का, जिसको हम शंघाई 5 कहते हैं। तो रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान एक अलायंस बनाते हैं शंघाई 5। प्लीज नोट करें, शंघाई 5 एक प्रीडेसेसर होता है टू दी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो रशियंस का मोराल काफी डाउन था। अब डेफिनेटली रशियंस ने चाइनीज की हेल्प ली और एक ऐसा अलायंस बनाया यूरेशियन रीजन में। आहिस्ता आहिस्ता अगर हम 2001 तक चलें तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक से कुछ 2 या 3 महीने पहले की बात है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था शंघाई 5, ये तब्दील होता है एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एससीओ नामक में। जून 2001 में इसकी स्थापना होती है। 5 देश तो पहले से थे, साथ में उज्बेकिस्तान भी जुड़ जाता है। याद रखें कि तुर्कमेनिस्तान, प्लीज नोट करें कि तुर्कमेनिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है। तुर्कमेनिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है, प्लीज इस बात को नोट कर ले। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि बताइए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आपके सामने है, इनमें से कौन से मेंबर एससीओ के हैं, या कौन से डायलॉग पार्टनर्स एससीओ के हैं, या कौन से ऑब्जर्वर मेंबर्स एससीओ के हैं। अक्सर यूपीएससी की आदत होती है ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन काफी हमको देखने को मिलते हैं। अब अगर हम 2017 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान को भी परमानेंट मेंबरशिप मिलती है एससीओ में। जाहिर सी बात है कि इससे पहले भारत और पाकिस्तान दोनों ऑब्जर्वर्स थे एससीओ में। अब एक छोटा सा निमोनिक भी है, एक एक्रोनिम भी है एससीओ के मेंबर्स को याद करने के लिए, वो वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा। तो यहां पे हम मैप भी देख सकते हैं एससीओ का। यहां पे अगेन प्लीज हैव अ लुक एट द मैप। यहां पे जो मैप आप देख रहे हैं मेंबर्स हैं ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि सन 2023 में, यानी कि इसी साल में, ईरान भी मेंबर बन जाएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। सन 2008 से ईरान एक ऑब्जर्वर था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और आने वाले समय में इवन बेलारूस ने भी एप्लीकेशन डाली है, अपील डाली है एससीओ में कि भी मुझे भी मेंबर बनना है एससीओ का। ऑब्वियसली बेलारूस भी अभी एक ऑब्जर्वर है। तो मेंबर बनने के लिए ना, सभी एक ऑब्जर्वर स्टेट को मेंबर बनने के लिए जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उन सब का कंसेंसस होना बहुत जरूरी है, उन सब का यूनानिमसली अग्री करना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई ये जो ऑब्जर्वर कंट्री है ये भी मेंबर बनना चाह रही है, तो हम सारे इस बात पे अग्री हैं कि नहीं है। तो ये बहुत जरूरी होता है। फिर एक बहुत जरूरी बात यहां पे एससीओ से संबंधित आती है, एससीओ सेक्रेटेरिएट। मैं अभी सिर्फ फैक्चुअल प्री ओरिएंटेड बात यहां पे कर रहा हूं, मेंस ओरिएंटेड बात हम बाद में करेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है एससीओ का, क्या चैलेंजेस हैं एससीओ के, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है एससीओ का, वो सब बातें अभी नहीं करेंगे, वो मेंस के आसपास करेंगे। अभी प्री ओरिएंटेड अपनी तैयारियां हम कर रहे हैं। एससीओ का जो सेक्रेटेरिएट है ये कहां पे है? चाइना की राजधानी बीजिंग में एस्टैब्लिश्ड है। ये मेन परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी है ऑफ द एससीओ, मेन परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द एससीओ। प्लीज इस बात को नोट करें। इस सेक्रेटेरिएट को हेड किया जाता है बाय सेक्रेटरी जनरल। अब सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एससीओ सेक्रेटेरिएट को नॉमिनेट किया जाता है बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी कि जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स होते हैं एससीओ मेंबर कंट्रीज के, वो नॉमिनेट करते हैं एक व्यक्ति को एज अ सेक्रेटरी जनरल, और वो 3 साल के लिए
सेक्रेटरी जनरल रह सकता है या रह सकती हैं एक ही बार, यानी कि उनको अब दोबारा उनको एक्सटेंशन नहीं मिलता है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन, एक ही टर्म के लिए वो 3 साल का अपना टेन्योर काट सकते हैं। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है एससीओ के, तो ज़ैंग मिंग जो है ये एक चाइनीज डिप्लोमेट है, ये सेक्रेटरी जनरल है एससीओ के। चलिए, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एससीओ में आ जाती है, वो है रैट्स, यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसको भी इस्टेब्लिश करा गया था जून 2001 में, यानी कि जब एससीओ की स्थापना करी गई थी। अब जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है, अब इसको एससीओ के आरएटीएस स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करा गया था बिश्केक में 2001 में, बिश्केक डिक्लेरेशन के चलते वहां पे इस्टेब्लिश करा गया था, यानी कि किर्गिस्तान में। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है ऑफ द आरएटीएस, ये परमानेंट बॉडी जो है ऑफ द एससीओ रैट्स, यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये कहां पे बेस्ड है? ये ताशकेंत में बेस्ड है, जो कि कैपिटल है ऑफ उज्बेकिस्तान। प्लीज कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे पूछे एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ आरएटीएस वो कहां पे बेस्ड है, वो उज्बेकिस्तान में बेस्ड है, ताशकेंत में बेस्ड है, वो बिश्केक में नहीं है। प्लीज इस बात पे कंफ्यूज मत होना। फैक्ट्स में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, हमने स्कोर करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, मेरी कोशिश रहेगी कि सक्सेसिव ट्यूसडेज को बाकी ऑर्गेनाइजेशन के भी वीडियोस आपके सामने लेके आता रहूं। जैसे G20 का हमने डिस्कस किया था इन द पास्ट, AIIB का डिस्कस किया था अभी पिछले हफ्ते, आज हम एससीओ की बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आए वो आपका गलत हो। अब सिग्निफिकेंस क्या है आरएटीएस का? फाइटिंग अगेंस्ट द 3 इविल्स। तो हमारा स्टैंड हम इस बात को लेके काफी कट्टर हैं, खास करके जब काउंटर टेररिज्म की बात आती है, दैट वी विल नॉट टॉलरेट टेररिज्म। हम गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट में डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं, लाइक आवर नेबर पाकिस्तान। तो इससे क्या होगा, आरएटीएस स्ट्रक्चर में जो 3 इविल्स हैं, यानी कि आतंकवाद, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म, इन तीनों चीजों से हम लड़ सकेंगे विद द हेल्प ऑफ द एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। नाउ दिस आल्सो कम्स एट अ टाइम, भारत और पाकिस्तान दोनों को 2017 में मेंबरशिप मिली है एससीओ में, और भारत बहुत तंग रहा है आतंकवाद से, खास करके जो पाकिस्तान से, जो हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखते हैं। तो एक बहुत अच्छा फोरम है भारत के लिए, जहां पे भारत इस फोरम को यूटिलाइज कर सकता है पाकिस्तान के आतंकवाद की एक्टिविटीज को भी एक्सपोज करने के लिए। और इस आरएटीएस स्ट्रक्चर में काफी जॉइंट कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है बिटवीन द एंटी टेररिज्म फोर्सेस ऑफ द मेंबर कंट्रीज, बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस, द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज एटसेट्रा। अब एक निमोनिक यहां पे आ जाता है, आपको मैंने कहा था निमोनिक बताऊंगा। तो मेंबर्स ऑफ एससीओ को, सिर्फ मेंबर्स ऑफ एससीओ को याद रखने के लिए एक निमोनिक है, पिक टर्की। अब टर्की को कंफ्यूज मत करना, तुर्की जो है वो मेंबर नहीं है एससीओ का। पिक यानी कि उठाना, टर्की यानी कि टर्की को उठाना। पिक यानी कि P पाकिस्तान, I इंडिया, C चाइना, K किर्गिस्तान। और टर्की में EY कुछ भी नहीं है, लेकिन TURK क्या है? T तजिकिस्तान, U उज्बेकिस्तान, R रशिया और K कजाकिस्तान। ये आपको बात पता हो। पिक टर्की एक निमोनिक है मेंबर्स ऑफ एससीओ का। प्लीज बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, टर्की एक मेंबर नहीं है एससीओ का। निमोनिक बनाने के लिए मैंने यहां पे टर्की लिखा है, लेकिन आपको इस निमोनिक से याद आना चाहिए कि कौन से मेंबर्स हैं। और यह बात भी पता हो, अब टीयू में आपने तुर्कमेनिस्तान में कंफ्यूज नहीं होना, तुर्कमेनिस्तान मेंबर एससीओ का नहीं है। तो टी में यहां पे क्या आता है? तजिकिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान नहीं आता है। ठीक है। एससीओ के हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल की बात करें तो सबसे सुप्रीम जो बॉडी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो ये हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल मानी जाती है। यानी कि जो मेंबर कंट्रीज हैं एससीओ के, उनके जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, तो यानी कि हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल आ गया। ये डिटरमिन करते हैं कि क्या एजेंडा होगा, क्या प्रायोरिटीज होंगी, कौन से ऐसे मेजर एरियाज होंगे जिसके ऊपर फोकस किया जाएगा, बातचीत करी जाएगी, चाहे वो विद इन दी एससीओ हो या चाहे वो बाकी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हो। और साल में एक बार तो इनकी मीटिंग होती ही होती है, द हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल की। इस साल कहां हो रही है? भारत में हो रही है, क्योंकि भारत के पास प्रेसिडेंसी है। तो जो मीटिंग है ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, दिस शैल बी चेयर्ड बाय द हेड ऑफ द स्टेट ऑर्गेनाइजिंग दिस रेगुलर मीटिंग। तो इस बार इसको कौन चेयर करेंगे? इसको इस बार मोदी जी चेयर करेंगे, क्योंकि यहां पे हम होस्ट कर रहे हैं एससीओ की मीटिंग को। अब जो वेन्यू होता है वो रोटेशन बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, वो डिटर्मिन किया जाता है बाय रशियन अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ द नेम्स ऑफ द एससीओ मेंबर स्टेट्स। पिछले साल 2022 में एससीओ की प्रेसिडेंसी उज्बेकिस्तान के पास थी, इस साल एससीओ की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। तो ये जो रोटेटिंग बेसिस पे डिसाइड किया गया है, अब इंग्लिश की तो A to Z तो मेरे को आता है, रशिया का A to Z तो मेरे को नहीं आता, लेकिन ये डिसाइड किया गया था रशियन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से।
अब आपको रशियन अल्फाबेटिक ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं है। बहरहाल अब हमारे बहुत पुराने संबंध हैं सेंट्रल एशियन रीजन के साथ। हम चाहते हैं कि अपनी कनेक्टिविटी को और ज्यादा हम बेहतर करें सेंट्रल एशियन रीजन के साथ। रिच मिनरल वेल्थ पाया जाता है सेंट्रल एशियन रीजन में। एक बहुत अच्छा फोरम है एससीओ का, जहां पे साउथ एशिया और सेंट्रल एशियन रीजन के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। और ये तो इतिहास गवाह है, सभ्यता गवाह है। अगर हम सिल्क रोड की बात करें तो वो भी इस रीजन से ही लाई करती थी। तो हमारा जो संबंध है इस रीजन के साथ, यूरेशियन रीजन के साथ, वो बहुत पुराना जाता है, 3rd सेंचुरी बीसी में जाता है। तो चाहे वो टेक्सटाइल्स की बात करें, मसाले की बात करें, टी की बात करें, ब्रॉन्ज और ऐसे वस्तुओं की बात करें, इन सारे वस्तुओं में बहुत ज्यादा ट्रेड किया जाता था थ्रू द सिल्क रूट बैक इन द हिस्टोरिक टाइम्स, अगर हम प्राचीन काल की बात करें। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जहां पे हमको एससीओ की मेंबरशिप 2017 में मिली, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक्रोनिम यहां पे कॉइन करा है, सिक्योर, जहां पे हम अपनी सिग्निफिकेंस बता रहे हैं टुवर्ड्स द एससीओ रीजन। सिक्योर यानी कि सिक्योरिटी ऑफ ऑल द सिटीजंस इन दिस रीजन। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन बहुत जरूरी है यह समझना कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में आतंकवाद का भी बहुत इंपैक्ट देखने को मिलता है। अभी अफगानिस्तान में जो स्थिति बदली है 2021 के बाद, तालिबान ने जो कैप्चर करा है अफगानिस्तान को, तो आतंकवाद बुरी है। आतंकवाद चाहे वो साउथ एशिया को हार्म करे, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को हार्म करे, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट मच ऑफ द सेंट्रल एशियन वर्ल्ड ऑल्सो शेयर्स बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। तो ई यानी कि अर्थव्यवस्था की अगर हम स्थिति की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल। सी यानी कि कनेक्टिंग द रीजन, तो अगर हम चाबहार पोर्ट की बात करें, आईएनएसटीसी कॉरिडोर की बात करें, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि अगेन बहुत अलाइन किए जा रहे हैं एससीओ के साथ। यू यानी कि यूनाइटिंग आवर पीपल थ्रू सिविलाइजेशनल वैल्यूज। आर इज रिस्पेक्टिंग फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। और ई सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात आती है। 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जिसमें से एक अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया है। अब आपको यह पता हो कि जो ईरान है, ईरान को फुल मेंबरशिप मिलने ही वाली है इस साल में। बेलारूस को भी आने वाले टाइम में मेंबरशिप मिल जाएगी एससीओ की, ठीक है। उससे पहले वो ऑब्जर्वर्स थे। 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, जिसमें से आर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। अब पिक टर्की मैंने एक्रोनिम बनाया था एससीओ मेंबर स्टेट्स को याद रखने के लिए, लेकिन तुर्की मेंबर नहीं है एससीओ का, तुर्की डायलॉग पार्टनर है एससीओ का, ठीक है। 2021 में यह फैसला किया गया था कि ईरान ने रिक्वेस्ट किया, ईरान ने अपील डाली कि भाई मैं भी एक फुल टाइम मेंबर बनना चाहता हूं एससीओ का। तो अब 2023 में मेंबरशिप हम पूरी होती देखेंगे एससीओ में। चलिए, उसके बाद अगर हम कोऑपरेशन विद यूनाइटेड नेशंस की बात करें, तो 2 दिसंबर 2004 में एक रेजोल्यूशन यूएनजीए के 59th प्लेनरी सेशन में उठाया गया था, जहां पे एससीओ को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था। तो आपको यह बात बताओ, प्लीज नोट करें कि एससीओ के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है विद द यूनाइटेड नेशंस, ये आपको बात पता हो। प्रेसिडेंसी टू इंडिया 2023, तो रोटेशनल प्रेसिडेंसी में नई न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आई है। एससीओ की प्रेसिडेंसी 2022 में समरकंद में थी, उज्बेकिस्तान के पास थी। इंडिया हैज फ्लैग्ड मेनी इंपॉर्टेंट आइडियाज, फूड सिक्योरिटी की बात हो, डिजिटल कनेक्टिविटी की बात हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वॉर इन यूक्रेन हो, कनेक्टिविटी की बात करें, इन सब मुद्दों के ऊपर भारत का स्टैंड है कि भारत इन विषयों के ऊपर बातचीत रखना चाहेगा एससीओ की प्रेसिडेंसी में। बहुत सुनहरा मौका है भारत के पास कि कैसे हम इस मौके को थोड़ा कैपिटलाइज करके हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं हमारा क्या एक कल्चरल पास्ट रहा है इस रीजन के साथ, यूरेशियन रीजन के साथ। अपनी सभ्यता को शोकेस करने के लिए बहुत एक सुनहरा मौका है हमारे लिए भारत के पास। वेरी इंपॉर्टेंट, जाने से पहले यह पहली बार हुआ है कि एससीओ में एक कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर करा गया है। तो वाराणसी यानी कि दुनिया का सबसे ज्यादा पुराना एंशिएंट और इनहैबिटेड सिटीज, इसको कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर करा गया है एससीओ का। यह पहली बार है, मैं फिर से दोहराऊंगा, यह पहली बार है कि एससीओ में किसी एक सिटी को एक कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर करा गया है। वाराणसी की बात करें, वाराणसी इतिहास से भी ज्यादा पुराना है, जैसे कहा जाता है, मार्क ट्वेन की कहावत है दैट वाराणसी इज मच ओल्डर देन हिस्ट्री एज वेल। वाराणसी की बात करें तो उसको तो कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हम चाहे स्पिरिचुअलिज्म की बात करें, योगा की बात करें, संस्कृत हो, मिस्टिसिज्म हो, ये सब वैल्यूज हमको यहाँ पे वाराणसी में देखने को मिलती हैं। कितनी सारी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, हिस्टोरिकल स्टैचूज हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि वाराणसी में सिचुएटेड है। तो ये आपको बात पता हो कि वाराणसी नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। ये कब तय किया गया था? जब पिछले साल समरकंद में, उज्बेकिस्तान में जो एससीओ का मीटिंग हुआ था।
चलिए, तो दोस्तों ये था आज का हमारा एसईओ का सेशन। प्लीज इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट कर लेना प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। बाकी जाने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, कमिंग संडे ज्योग्राफी का पीवाईक्यू मैराथन सेशन आने वाला है, श्रद्धा मैम लेंगे। और दोस्तों सक्सेसिवली एवरी संडे हम देखेंगे कि मैराथन सेशन होगा पॉलिटी का, इकोनॉमी का, साइंस का, आईआर का, जहां पे 2011 से लेकर 2022 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं यूपीएससी के प्री एग्जाम में, वो सब आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिवली। कल मनमीत मैम ने, परसों रादर डे बिफोर यस्टरडे, मनमीत मैम ने एनवायरमेंट का सेशन लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देखें, लाइव माध्यम से हुआ था। तो ये एनवायरमेंट के कंप्लीट क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस करे गए थे 2011 से लेकर 2022 के बीच में। बाकी दोस्तों और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, यदि आप अपने करंट अफेयर्स को लेकर चिंतित हैं, तो अगर पिछले 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स की हम बात करें, यदि आप हमारे इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनवरी 2022 से लेके मई एटलीस्ट अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो आप चाहें हमारे इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इस प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जाने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप जानते हैं हमारा लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स संभव, जो कि 28 नवंबर 2022 से शुरू हुआ था और ये 30 अप्रैल 2023 तक है। अब हमने क्या किया है, चाहे तो आप पूरा का पूरा लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ले सकते हैं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है, या आप चाहें आप अपने वीक सब्जेक्ट का, अगर आपको लगता है कि मेरा इकोनॉमी वीक है, या मेरा एनवायरमेंट वीक है, या साइंस एंड टेक वीक है, या आईआर वीक है, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी अपना प्रीलिम्स क्रैश कोर्स चूज कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो एनवायरमेंट है, एवरी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स विल बी कवर्ड विद लेस देन 40 आवर्स। तो ये आपकी मर्जी है, अगर आपने ये कोर्स में हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपसे लूंगा इजाजत, मिलेंगे हम बहुत जल्द अपने अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।